नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल धीवर एकेडमी पर। तो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 17वां होने वाला है। और आज के क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो शिक्षण अभिरुचि रहने वाला है। और आज के क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो आप लोगों का मैराथन क्लास 8वां रहने वाला है। तो आज के इस क्लास में ना वर्तमान पैटर्न पर आधारित जितने भी प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं शिक्षण अभिरुचि के आप लोगों के विषय में, तो वैसे प्रश्न को लेकर के आऊँ। और ये जो प्रश्न है ना वो व्यापम द्वारा अलग अलग जो एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न है ना, तो ऐसे प्रश्नों को लेकर के आऊँ ताकि आप लोगों का प्रैक्टिस भी हो सके और आप लोगों का सिलेबस वाइज तैयारी भी हो सके। तो इसलिए ये जो क्लास है ना उसको ध्यानपूर्वक देखना है। और आप लोगों को ना मेरे आंसर लेने से पहले खुद आप लोगों को आंसर लेकर के प्रैक्टिस करते हुए चलना है, ठीक है, ताकि आप लोगों का अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। और कल आप लोगों का एग्जाम है ना, तो अच्छे से आप लोग इसका क्या कर सको, पढ़ सको और अच्छे से इसका एग्जाम दिला सको। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, सीधा सीधा पढ़ने के ऊपर फोकस करते हैं। और आप लोगों को ना मेरे आंसर लेने से पहले खुद आंसर लेना है, ठीक है। चलिए, प्रश्न क्रमांक पहला को सबसे पहले आप ध्यान से पढ़िए। निर्देश करके दिया है, नीचे दिए गए कथन एस और कारण आर के लिए सही विकल्प चुने करके दिया है। सबसे पहले कथन एस दिया है उसको ध्यान से पढ़िए। सीखना एवं परिपक्वता दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कारण आर करके दिया है, इसको पढ़िए। सीखने में बाह्य उद्दीपन की आवश्यकता होती है जबकि परिपक्वता एक नैसर्गिक प्रक्रिया है। ऑप्शन ए, एस और आर दोनों सत्य है और आर एस की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी, एस और आर दोनों सत्य है लेकिन आर एस की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, एस सत्य है लेकिन आर असत्य है। या ऑप्शन डी, एस असत्य है लेकिन आर सत्य है। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। एस और आर दोनों सत्य है लेकिन आर एस की सही व्याख्या नहीं है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो देखो, कथन एस और कारण आर करके इसमें दिया है। सबसे पहले कथन एस को ध्यानपूर्वक पढ़ो। सीखना एवं परिपक्वता दोनों एक दूसरे के पूरक है। सीखना मतलब तो जानते हो जी, लर्निंग होता है। परिपक्वता मतलब उसका मैच्योरिटी होता है कि किस प्रकार से वो पढ़ता है, लिखता है, किस प्रकार से वो सही गलत का पहचान करता है। तो ये मैच्योरिटी कहलाता है परिपक्वता को। तो सीखना एवं परिपक्वता दोनों क्या है, एक दूसरे के पूरक है। तो ये जो एस कथन है वो सही हो जाएगा। उसके अलावा कारण आर को पढ़ो। सीखने में बाह्य उद्दीपन की आवश्यकता होती है जबकि परिपक्वता एक नैसर्गिक प्रक्रिया है। सीखना मतलब किसी भी प्रकार की स्किल को सीखना चाहते हो या लर्न करना चाहते हो ना, तो उसके लिए बाह्य उद्दीपन मतलब बाहरी जो ना मोटिवेशन है ना उसकी आवश्यकता होता है। तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। आप लोग की कोई एग्जाम दिलाना चाहते हो, मान के चलो कल आपका एग्जाम है, तो उसके लिए क्या है, आप पढ़ना चाहते हो अच्छे से और उसके लिए आपको कोई मोटिवेट करे बाहरी तौर से, तो आप क्या करोगे, आपको आवश्यकता होगा ना और आप मोटिवेट होगे, है ना। जबकि परिपक्वता एक नैसर्गिक प्रक्रिया है। तो ये भी इसमें करेक्ट हो जाएगा। लेकिन कथन एस और कारण आर ना एक दूसरे को क्या करता है, किसी भी प्रकार से रिलेट नहीं करता है, ठीक है, मतलब एक दूसरे का व्याख्या नहीं करता है। सीखना परिपक्वता एक दूसरे के पूरक है, ये पूरी तरह से अलग है। और सीखने में बाह्य उद्दीपन मतलब बाहरी मोटिवेशन की आवश्यकता होता है, ये अलग है। दोनों के दोनों कथन सही है लेकिन एक दूसरे का व्याख्या ये नहीं करता है, किसी भी प्रकार से उतना रिलेट नहीं है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से, इसी अंदाज में। चलिए, प्रश्न क्रमांक दूसरा को ध्यानपूर्वक पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम संस्थान आधारित मूल्यांकन की प्रक्रिया में शामिल सही चरणों का प्रतिनिधित्व करता है? के करके सबसे पहले इसमें दिया है, इसको पढ़िए। संस्थागत सुधार के लिए मूल्यांकन परिणामों की रिपोर्टिंग और उनका उपयोग। एल करके दिया है, उसको पढ़िए। उद्देश्य, दायरा और कार्यप्रणाली सहित एक मूल्यांकन योजना का विकास। एम बोला है इसमें प्रदत्त संकलन। और एन करके दिया है प्रदत्त विश्लेषण। और ओ करके दिया है मूल्यांकन क्रियाओं का क्रियान्वयन। उसके अलावा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, आपको ना इसको सीक्वेंस में अरेंज करना है कि अगर आप लोग ना बच्चों का मूल्यांकन लेना चाहते हो, मतलब टेस्ट लेना चाहते हो किसी प्रकार से, तो सबसे पहले क्या करोगे, दूसरा में क्या करोगे, तीसरा में क्या करोगे, ये आपको सेटिंग अरेंजमेंट करना है आप लोगों को, ठीक है। और ऐसे ही थोड़ा सा ना टफ टाइप से जो क्वेश्चन है ना वो पूछा जाएगा, लेंदी टाइप से। तो अपने आप को पहले से प्रिपेयर कर लो कि आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन है तो आराम से बना लोगे कल। तो बताइए क्या इसका आंसर हो सकता है?
तो प्रश्न क्रमांक दूसरा का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो देखो प्रश्न दूसरा में क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम संस्था आधारित मूल्यांकन की प्रक्रिया में शामिल सही चरणों का प्रतिनिधित्व करता है। मान के चलो किसी संस्था में आप मूल्यांकन करा रहे हो, एक शिक्षक होने के नाते जब आप लोग ना स्कूल में मूल्यांकन कराओगे बच्चों को तो क्या क्या करोगे, तो सबसे पहला जो होगा वो उद्देश्य, दायरा और कार्यप्रणाली सहित एक मूल्यांकन का योजना का विकास करना होगा। आपको पहले वाले में भी बताया था ना, सबसे पहले अगर आप लोग मूल्यांकन लेना चाहते हो या कोई भी कार्य करना चाहते हो, सबसे पहला में जो आएगा वो उद्देश्य आ जाएगा। तो देखो सबसे पहला उद्देश्य लिखा है ना, उद्देश्य, दायरा और कार्यप्रणाली सहित एक मूल्यांकन योजना का विकास, तो ये पहला हो जाएगा। उसके बाद दूसरा जो होगा वो मूल्यांकन क्रियाओं का क्रियान्वयन हो जाएगा, है ना। आप लोगों ने उद्देश्य बना लिया, फिर उसका क्रियान्वयन करोगे दूसरा में, तो ये हो जाएगा दूसरा इसमें। तीसरा जो होगा वो प्रदत्त संकलन करोगे आप लोग, ये तीसरा में आ जाएगा। उसके अलावा चौथा जो आएगा वो क्या होगा, प्रदत्त विश्लेषण हो जाएगा, है ना, कि आपने मूल्यांकन किया उसका कितना प्रकार से विश्लेषण होगा, कौन सीखा कौन नहीं सीखा ये जानोगे। उसके अलावा जो अंतिम में आएगा वो क्या आएगा, वो के आ जाएगा, और ये क्या है, संस्थागत सुधारों के लिए मूल्यांकन परिणाम की रिपोर्ट और उनका उपयोग करोगे। मूल्यांकन का उद्देश्य ये क्या होता है कि कौन बच्चा सीखा है कौन नहीं सीखा, इसका मूल्यांकन करना, पता लगाना, है ना। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक दूसरा का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक तीसरा को ध्यान से पढ़िए। बहुत प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चों में कम प्रतिभा होने की प्रवृत्ति और बहुत निम्न कोटि प्रतिभा के माता पिता के बच्चों में कम प्रतिभा होने की प्रवृत्ति किस सिद्धांत से संबंधित है? ऑप्शन ए अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम, ऑप्शन बी मेंडल का नियम, ऑप्शन सी बीजकोष का निरंतरता का नियम या ऑप्शन डी प्रत्यागमन का नियम। तो प्रश्न क्रमांक तीसरा का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम करेक्ट हो जाएगा। कैसे? बहुत प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चे कम प्रतिभाशाली होने की प्रवृत्ति और बहुत निम्न कोटि प्रतिभा के माता पिता के बच्चों में कम प्रतिभा होने की प्रवृत्ति किस सिद्धांत से संबंधित है? तो ये जो सिद्धांत है ना वो अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम इसमें करेक्ट हो जाएगा। और अगर आप लोगों को ये प्रश्न क्रमांक 3 को समझाओ ना तो इसमें क्या बोला है, जो बहुत प्रतिभाशाली माता पिता होते हैं ना उनके जो बच्चे होते हैं वो अक्सर प्रतिभाशाली नहीं होते, वो निम्न प्रतिभाशाली वाले बच्चे निकल जाते हैं। और कई बालक ऐसे देखे होंगे ना जिनके माता पिता निम्न प्रतिभाशाली होते हैं, मतलब ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं, फिर भी उनका जो बालक है वो उच्च प्रतिभाशाली हो जाते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाते हैं। तो इस प्रकार की जो प्रवृत्ति है, इस प्रकार की जो कंडीशन है वो किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो वो अर्जित गुणों का सिद्धांत के अंतर्गत आता है। अर्जित का मतलब ये होता है कि वो जो है ना वो लर्न करता है, सीखता है, मतलब कहीं बचपन से उसके साथ में वो प्रतिभा नहीं मिलता है, वो वातावरण के अनुसार ना अपनी आवश्यकता के अनुसार वो सीखता है, जो प्रतिभा है वो अपने अंदर डेवलप करता है। तो अर्जित करना मतलब वो कमाना होता है, ठीक है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक तीसरा का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक चौथा को आप ध्यान से पढ़िए। निरंतर एवं समग्र मूल्यांकन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए समग्रात्मक उपागम, ऑप्शन बी सीमित पृष्ठपोषी फीडबैक, ऑप्शन सी सतत मूल्यांकन या ऑप्शन डी छात्र केंद्रित। तो प्रश्न क्रमांक चौथा का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी सीमित प्रतिपुष्टि फीडबैक करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निरंतर एवं समग्र मूल्यांकन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो निरंतर एवं समग्र मूल्यांकन बोला है, तो समग्र मूल्यांकन का मतलब ये होता है कि कंटिन्यू मूल्यांकन लेते रहना बच्चों का। अगर वो हफ्ते में लेता है मूल्यांकन तो हफ्ते में ले, महीने में लेता है तो महीने में, और जितने भी दिन बाद लेता है ना तो उतने दिन बाद हमेशा उसका मूल्यांकन लेते रहना। तो मूल्यांकन का क्या विशेषता नहीं है बोला है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सीमित पृष्ठपोषी। सीमित कहने का मतलब ये होता है कि यार एकदम सीमित लगाने वाली बात निगेटिव होता है ना, सीमित कर देना मतलब निगेटिव वर्ड होता है, ठीक है। और पृष्ठपुष्टि का मतलब ये होता है फीडबैक होता है, किसी भी चीज़ का फीडबैक आप लोग लेते हो ना कि उसमें अच्छाई क्या है बुराई क्या है ये जानने के लिए, तो ये इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से।
चलिए प्रश्न क्रमांक 5वां को आप ध्यान से पढ़िए। निर्देश करके फिर से इसमें दिया है कथन एस और कारण आर करके। तो सबसे पहले कथन एस को ध्यान से पढ़िए, लिंग अधिगम पर प्रभाव डालता है। कारण आर को पढ़िए, सामाजिक रूढ़िवादिता पूर्वाग्रह पैदा करती है जो छात्रों के अधिगम और निष्पत्ति को प्रभावित करती है। ऑप्शन ए, एस और आर दोनों सत्य है और आर एस की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी, एस और आर दोनों सत्य है लेकिन आर एस की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, एस सत्य है लेकिन आर असत्य है। या ऑप्शन डी, एस असत्य है लेकिन आर सत्य है। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। एस और आर दोनों सत्य है और आर एस की सही व्याख्या है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो देखो सबसे पहले इसमें कथन एस को पढ़िए, लिंग अधिगम पर प्रभाव डालता है। तो लिंग जो होता है अर्थात जेंडर जो होता है वो अधिगम मतलब लर्निंग पर ना, जो सीखना है ना उस पर प्रभाव डालता है। तो ये इसमें करेक्ट हो जाएगा ना जी, है ना, कि जिसका भी जेंडर होता है ना, जेंडर आधारित जो अधिगम होता है, जो लर्निंग होता है, जो सीखना होता है, वो व्यक्ति पर क्या करता है, प्रभाव डालता है पूरी तरह से। तो ये इसमें करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा कारण आर को पढ़िए, सामाजिक रूढ़िवादिता पूर्वाग्रह पैदा करती है जो छात्रों के अधिगम और निष्पत्ति को प्रभावित करती है। तो सामाजिक जो रूढ़िवादी है ना, अर्थात रीति रिवाज है कि लड़कियां ऐसा नहीं करते, लड़का ऐसा नहीं करते, इस प्रकार की जो रूढ़िवादी होगा ना समाज के द्वारा, तो ये क्या करता है, ये पूरी तरह से ना सीखने को प्रभावित करता है कि नहीं जी। हैं, ये कहा जाता है ना अक्सर कि लड़कियां ये काम नहीं करेगी, लड़कियां घर का काम करता है, बाहर नहीं जाएगा, कमाने नहीं जाएगा, उसके अलावा 6 बजे के बाद बाहर नहीं निकलेगा शाम को, ऐसा करता है ना। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की रूढ़िवादी होता है, वो उसको सीखने पर क्या करता है, उसके अधिगम अर्थात लर्निंग को प्रभावित करता है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। दोनों इसमें सत्य है और आर एस की सही व्याख्या करता है एक दूसरे का, तो इसीलिए करेक्ट हो जाएगा ये। चलिए प्रश्न क्रमांक 6वां को आप ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए चलते हैं। देखो आपके एग्जाम में आप पहले से ये कंफर्म कर लीजिए कि आप लोगों का जो क्वेश्चन पेपर है कल का, इसी प्रकार से कूट आधारित हमेशा पूछे जाने वाले, कम से कम 70 से 80 जो क्वेश्चन होगा ना वो इसी प्रकार से कूट में आने वाले हैं। तो आप लोगों को पहले से प्रिपेयर रहना, ये नहीं बोलना है कि सर मैंने ज़्यादा पढ़ा ही नहीं है, मैं तो इस प्रकार एक्सपेक्ट नहीं किया था, डीलेड में काम आया था लेकिन इसमें ज़्यादा है, ऐसा नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है। पहले से आप अपने आप को समझा लीजिए कि 70 से 80% कूट में आएगा तो मैं बना लूँगा, टाइम मैनेज करूँगा, और जो आप टाइम मैनेज करोगे उसके आधार पर ही आप लोग क्या करोगे, अच्छा अंक जो है ना वो ला सकते हो, ठीक है। चलिए तो प्रैक्टिस करते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 6वां को आप ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, कॉलम 1 और कॉलम 2 करके दिया है। कॉलम 1 में देखो क्षेत्र सिद्धांत दिया है, बी करके दिया है मानवतावादी सिद्धांत, सी अनुभवजन्य सिद्धांत और डी सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। एक तरफ से देखो, ए करके दिया है पहला स्किनर, दूसरा डी कोल्ब, तीसरा दिया है के लेविन और चौथा दिया है मैस्लो। नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर चुनें, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो एक तरफ अलग अलग मनोवैज्ञानिक का नाम दिया है और एक तरफ उसका सिद्धांत को दिया है। तो गैस करो क्या इसका आंसर हो सकता है, फिर मैं आप लोगों को विस्तार पूर्वक बताऊंगा। तो प्रश्न क्रमांक 6वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो चलिए कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाते हुए चलते हैं। सबसे पहला देखो क्षेत्र का सिद्धांत, तो क्षेत्र का जो सिद्धांत दिया है ना वो के लेविन दिया है अर्थात कट लेविन ने दिया है, तो ध्यान रखना है। बी करके दिया है मानवतावादी सिद्धांत, तो मानवतावादी सिद्धांत जो दिया है ना वो मैस्लो ने दिया है, तो ध्यान रखना है। उसके अलावा तीसरा देखो सी करके दिया है अनुभवजन्य सिद्धांत, तो अनुभवजन्य सिद्धांत जो दिया है ना वो डी कोल्ब ने दिया है। और अंतिम में जो सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, तो ये स्किनर ने दिया है, ठीक है। और ये जो स्किनर नामक मनोवैज्ञानिक है ना, इन्होंने किस किस जानवर पर क्या किया था, मतलब सर्वे किया था, मतलब परीक्षण किया था। तो स्किनर ने ना पहला तो चूहा पर किया था, दूसरा कबूतर पर किया था, ये सर्वे किया था उन्होंने, ठीक है, वो कैसे सीखता है, तो इसीलिए ध्यान रखना इसको भी। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा जी, आप पहले से अपने आप को समझा ही लो। सोचोगे ना कि सिंगल क्वेश्चन आप पूछिए, तो अब वर्तमान पैटर्न वो बदल गया है पूरी तरह से, क्योंकि लाखों लोग फॉर्म भर रहे थे, लाखों लोग के लिए तो कॉलेज नहीं है ना, सीट तो उतना नहीं है ना, सीमित संख्या में ना, तो इसीलिए क्वेश्चन को टफ तो करना जरूरी ही होगा, है ना। तो अभी वर्तमान पैटर्न से ही क्वेश्चन आएगा, तो आपको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 7वां को आप ध्यान से पढ़िए। विकास की प्रक्रिया में बालक कुछ सोपानों या अवस्थाओं से होकर गुजरते हैं, विकास के सोपानों व विशेषताओं को मिलान कीजिए। सबसे पहले कॉलम ए करके दिया और कॉलम बी करके इसमें दिया है। एक तरफ अलग अलग अवस्था दिया है जिसे मैं
आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, और एक तरफ ना अलग अलग उसका उत्तरदायित्व दिया है। ए करके दिया है शैशवावस्था, बी बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था और डी प्रौढ़ावस्था। उसके अलावा पहला दिया है नागरिक उत्तरदायित्व, दूसरा दिया है जिज्ञासा की प्रबलता, और तीसरा दिया है आत्म प्रेम की भावना, और चौथा दिया है कम शक्ति की परिपक्वता। तो ये चार अलग अलग आप लोगों को क्या है कॉलम दिया है, तो इसको आप लोगों को बनाना है। अगर एक को भी अच्छे से जान जाओगे ना तो आराम से बना सकते हो, ठीक है। नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर चुनें। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 7वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो एक तरफ कॉलम 1 और कॉलम 2 करके इसमें दिया है, और एक तरफ इसमें अलग अलग अवस्थाओं को दिया है, और उस अवस्था में क्या क्या विशेषता है उसको दिया है कॉलम दूसरा में। तो चलिए मिलाते हुए चलते हैं। सबसे पहला ए शैशवावस्था। शैशवावस्था जो होता है वो क्या होगा? वो आत्म प्रेम की भावना आता है। क्या? तो शैशवावस्था की जो एज है ना वो जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक की आता है, अर्थात 0 से 2 वर्ष तक की शैशवावस्था होता है। और शैशवावस्था में अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि आत्म प्रेम की भावना आते हैं। आत्म प्रेम का मतलब ये होता है कि एक जो ना 1-2 साल का बच्चा होता है, उसे आप लोगों ने देखा होगा कि अगर उसके मम्मी पापा ना वो उसके दूसरा जो बेटा बेटी होगा ना उसके अलावा जो बच्चा है उसको अगर उसको प्यार करने लगता है, मुँह करने लगता है ना, दुलार करने लगता है, तो वो आता है और उसको हटाता है और अपने आप को रखता है वहाँ पर, है ना। तो इस प्रकार की आत्म प्रेम की जो भावना है ना वो उसमें आता है कि नहीं केवल है केवल मेरे को ही जो प्रेम है ना वो मिले, ऐसे सोचता है जो जन्म से 2 वर्ष का जो बालक होता है वो, है ना। तो ये हो जाएगा। दूसरा बी को देखो बाल्यावस्था। जो बाल्यावस्था जो आएगा ना वो जिज्ञासा की प्रबलता होता है। कैसे? तो बाल्यावस्था का एज क्या होता है? वो 2 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक की बाल्यावस्था का एज होता है, और बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले पूर्व बाल्यावस्था होगा जो 2 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक की बांटा है, और उत्तर बाल्यावस्था दूसरा होगा जो 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक की उम्र में बांटा है। तो बाल्यावस्था जो होगा ना वो 2 वर्ष से लेकर के कुल 12 वर्ष तक की इसको मापा गया है, और इसकी जो विशेषता है ना वो जिज्ञासा की प्रबलता, मतलब क्यूरियोसिटी जो बालक होता है ना उसमें ज़्यादा होता है 2 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक के बालक में। कैसे जिज्ञासा होता है ये जान लो। आप लोगों ने अक्सर उन बालकों को देखा होगा जिन लोगों का आयु 2 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष के बीच में होगा। वो क्या करता है, कोई भी रिमोट वाला गाड़ी उसको दे दो ना तो वो अंदर को ना खोल करके देखता है कि आखिर ये चलता कैसे है, किस प्रकार से ये चलता है, बैटरी लगा है तो कैसे बैटरी लगा है, खोल करके तोड़ फोड़ करके देखने की उसकी आदत होता है, और जिज्ञासा बहुत ज़्यादा होता है। और आप लोगों ने अक्सर ये सुना होगा, उनसे पूछे होंगे आप लोगों से कि ये बादल में पानी गिरता है तो क्यों पानी गिरता है, कहाँ से आता है बादल में पानी, उसके अलावा बिजली क्यों कड़कता है, उसके अलावा अलग अलग चीज़ों को देख करके वो पूछते रहता है कि ये ऐसा क्यों होता है। तो जिज्ञासा की जो प्रबलता होता है ना वो बाल्यावस्था में अधिक दिखाई देता है, तो ध्यान रखना है आप लोगों को। उसके अलावा तीसरा दिया है सी करके किशोरावस्था। तो किशोरावस्था जो आएगा ना वो काम शक्ति की परिपक्वता होता है। किशोरावस्था की जो एज होगा ना वो 12 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक की होगा, या 12 वर्ष से अधिक होता है। और किशोरावस्था में अक्सर आप लोगों ने देखा होगा वो काम काज में ज़्यादा ध्यान देता है, और काम शक्ति की परिपक्वता मतलब अपने आप को शक्तिशाली ज़्यादा समझता है ना। तो वो काम करने की जो शक्ति होगा ना उसमें उसका मेच्योरिटी आता है, परिपक्वता आता है, तो ये इसमें आ जाएगा। और अंतिम में प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था में जो होगा ना वो नागरिक उत्तरदायित्व हो जाएगा। प्रौढ़ावस्था मतलब एक उम्र होता है ना जी, उम्र दराज वाला, तो उन व्यक्तियों में क्या होता है नागरिक उत्तरदायित्व सबसे ज़्यादा होता है, चाहे वो फैमिली को लेकर के हो, समाज को लेकर के हो, है ना। तो ये उत्तरदायित्व ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 8वां को आप ध्यान से पढ़िए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ कॉलम 1 में दिया है सीसीई के उद्देश्य दिया है, और एक तरफ कॉलम दूसरा में दिया है वितरण दिया है। सबसे पहला ए करके दिया है परीक्षा का तनाव कम करता है, दूसरा दिया है अधिगम परिणामों में सुधार करता है, तीसरा समग्र विकास को बढ़ावा देता है, और चौथा अधिगम कठिनाइयों को जल्दी पहचान लेता है। उसके अलावा कॉलम दूसरा में पहला दिया है अवधारणा बोध को सुदृढ़ करता है, दूसरा एक परीक्षा पर निर्भरता से बचाता है, तीसरा शैक्षणिक उद्देश्य की पूर्ति पहचान करता है। उसके अलावा चौथा दिया है पाठ्यक्रम एवं सह पाठ्यक्रम कौशल को संतुलित विकास। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी।
तो प्रश्न क्रमांक 8वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए ही जो इसमें टिक लगा है ना वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो देखो कॉलम 1 में ना CCE के उद्देश्य दिया है। अब आप लोग ये जान लो कि CCE क्या होता है। तो CCE का मतलब होता है ना वो कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। मतलब सतत एवं व्यापक मूल्यांकन ये कहलाता है। पहला जो लिखा है ना CCE वो होता है। उसके अलावा वितरण दिया है, उसके अंदर में क्या आता है वो दिया है दूसरा में। तो सबसे पहला एक को देखो, परीक्षा का तनाव कम करता है। तो परीक्षा का तनाव कौन कम करता है? तो एक परीक्षा पर निर्भरता से बचाता है, तनाव कम होगा तो। उसके अलावा दूसरा अधिगम परिणामों में सुधार करता है। तो अधिगम परिणामों में सुधार कौन करता है? तो अवधारणा बोध सुदृढ़ करता है। ठीक है, मतलब आपका जो अवधारणा है जो आप लोगों का सुदृढ़ होगा, क्लियर होगा, तो क्या होगा? अधिगम परिणामों में सुधार होगा ना जी, तो ये हो जाएगा। सी को देखो, समग्र विकास को बढ़ावा देता है। तो समग्र विकास को बढ़ावा कौन देता है? तो वो जो देगा वो पाठ्यक्रम एवं सहपाठ्यक्रम कौशल में संतुलन का विकास करना हो जाएगा। उसके अलावा चौथा, अधिगम कठिनाइयों को जल्दी पहचान लेना। तो अधिगम कठिनाइयों को जल्दी पहचान लेना किस में आएगा? शैक्षिक उद्देश्यों को पूर्व पहचान कर सकता है, तो ये इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 8वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी अंदाज में। चलिए प्रश्न क्रमांक 9वां को ध्यान से पढ़िए। निष्पादन मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। ऑप्शन ए, अनुदेशन के दौरान छात्र प्रगति का परीक्षण करना। ऑप्शन बी, छात्रों के वर्तमान ज्ञान एवं कौशल का आकलन करना। ऑप्शन सी, छात्रों को प्रारंभिक सलाह एवं मार्गदर्शन करना। या ऑप्शन डी, अंतिम अधिगम परिणामों का आकलन करना। तो प्रश्न क्रमांक 9वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी, छात्रों को प्रारंभिक सलाह एवं मार्गदर्शन करना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निदानात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है। निदानात्मक मूल्यांकन का मतलब होता है कि डायग्नोस्टिक असेसमेंट होता है जी। तो निदानात्मक मूल्यांकन मतलब किसी प्रकार की अगर टेस्ट लिया जा रहा है, मूल्यांकन लिया जा रहा है, तो उसका उद्देश्य क्या होगा? तो उसका उद्देश्य जो है ना वो छात्रों की प्रारंभिक सलाह और मार्गदर्शन देना। अगर आप एक शिक्षक के नाते बच्चों को क्या कर रहे हो? टेस्ट ले रहे हो। टेस्ट लेने के बाद आपको पता चलता है कि कौन सा बालक सीखा है, कौन सा बालक नहीं सीखा है, तो आप क्या करोगे? जो सीखा और जो नहीं सीखा उन बालकों को आप क्या करोगे? आप उनको सलाह दोगे और मार्गदर्शन करोगे, है ना? तो इस प्रकार से आप लोग क्या करोगे? बच्चों को सिखाओगे। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 9वां का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 10वां को ध्यान से पढ़िए। भाषा विकास एक जटिल प्रक्रिया है। बालक के भाषा विकास में कई तरह की बाधाएं उत्पन्न हो जाती है। भाषा विकास से संबंधित बाधाएं हैं। जे करके दिया है विलंबन वाक, के दिया है अनुकरण, एल दिया है वाक विकार और एम दिया है प्रश्नोत्तर। सही विकल्प चुने बोला है। ऑप्शन ए केवल जे और के, ऑप्शन बी केवल के और एल, ऑप्शन सी जे और एल, या ऑप्शन डी केवल के और एम। तो प्रश्न क्रमांक 10वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी केवल जे और एल इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? भाषा विकास एक जटिल प्रक्रिया है। बालकों के भाषा विकास में कई तरह की बाधाएं उत्पन्न हो जाती है। भाषा विकास से संबंधित बाधाएं हैं। तो भाषा विकास से संबंधित कौन कौन से बाधाएं हैं? तो सबसे पहले जे हो जाएगा, विलंबन वाक हो जाएगा, और उसके अलावा एल हो जाएगा, वाक विकार हो जाएगा। वाक विकार मतलब बोलने संबंधी जो विकार है ना वो इसमें हो जाएगा वाक विकार, और निलंबन विकार इसमें भी हो जाएगा। ठीक है, मतलब दो प्रकार की समस्या होगा जो भाषा के विकास के संबंधित ना क्या होगा, जो बाधाएं ना वो उत्पन्न कर सकता है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 10वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखना है। और ये जो प्रश्न है ना वो आप लोगों का भाषा विकास है ना, अर्थात भाषा का जो कौशल है ना वो आप लोगों को जो टॉपिक पढ़ाया था उसमें से ये क्वेश्चन है। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यानपूर्वक आप लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 11वां को ध्यान से पढ़िए। वंचित बालकों की शिक्षा व्यवस्था में कौन सी उपाय सही नहीं है? ऑप्शन ए 6 से 14 वर्ष तक की शिक्षा अनिवार्य, ऑप्शन बी प्रेरणादायक विद्यालय की स्थापना, ऑप्शन सी विद्यालय का प्रभावी वातावरण, या ऑप्शन डी हीन भावना की उपस्थिति। तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी हीन भावना की उपस्थिति इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? वंचित बालकों की शिक्षा व्यवस्था में कौन सा उपाय सही नहीं है? वंचित बालक मतलब जो भी बालक ना शिक्षा से वंचित हो गए हैं, तो ऐसे बालकों की शिक्षा देने में के लिए कौन सी व्यवस्था सही नहीं है बोला है। तो हीन भावना की उपस्थिति देखो ना जी, हीन का मतलब क्या होता है? निगेटिव होता है ना, है ना? तो ये इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगर प्रश्न नेगेटिव बोला है तो आंसर भी आप लोग नेगेटिव लोगे ना। बाकी देखो 6 से 14 वर्ष तक की शिक्षा
शिक्षा पॉजिटिव है, प्रेरणादायक विद्यालय की स्थापना पॉजिटिव है, विद्यालय का प्रभावी वातावरण पॉजिटिव है, हीन भावना केवल निगेटिव होगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 12वां को अब ध्यान से पढ़िए। विशिष्ट बालकों की प्रमुख विशेषताएं हैं। ऑप्शन ए मानसिक न्यूनता से ग्रसित बालक, ऑप्शन बी प्रतिभाशाली बालक, ऑप्शन सी साधारण बालकों से भिन्न गुण एवं व्यवहार, या ऑप्शन डी तीव्र बुद्धि वाला बालक। तो प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। साधारण बालकों से भिन्न गुण एवं व्यवहार करेक्ट हो जाएगा। कैसे? विशिष्ट बालकों की प्रमुख विशेषताएं। विशिष्ट बालक मतलब ही होते हैं ऐसा बालक जिनका जो गुण होगा ना वो बाकी बालकों से, जो साधारण बालक होंगे ना उन बालकों से उसका जो गुण होगा वो डिफरेंट होगा और उसका जो व्यवहार है ना वो डिफरेंट होता है, अलग होता है। तो ऐसे बालकों को विशिष्ट बालकों की श्रेणी में रखा जाता है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से, इसी अंदाज में। चलिए प्रश्न क्रमांक 13 को ध्यान से पढ़िए। बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चों को उनके बुद्धि लब्धि IQ स्तर को बढ़ते क्रम में न्यूनतम से अधिकतम व्यवस्थित करें। के करके दिया है अत्यधिक मंद बुद्धि, एल करके दिया है गंभीर रूप से मंद बुद्धि, एम करके दिए हल्के मानसिक रूप से मंद बुद्धि, एन करके दिया है धीमी गति से सीखने वाले, उसके अलावा ओ करके दिया है मध्यम मानसिक रूप से मंद बुद्धि। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो देखो, अधिक अक्षमता वाले बच्चों को उनके बुद्धि लब्धि IQ स्तर को बढ़ते क्रम में न्यूनतम से अधिकतम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले जो आएगा वो के हो जाएगा, अत्यधिक मंद बुद्धि आ जाएगा सबसे पहला, है ना। सबसे पहले न्यूनतम से अधिकतम को लेना है ना, तो ये पहला हो जाएगा। उसके अलावा दूसरा जो होगा वो गंभीर रूप से मंद बुद्धि, इसमें दूसरा हो जाएगा। उसके अलावा तीसरा जो होगा वो ओ हो जाएगा, माध्यमिक मानसिक रूप से मंद बुद्धि, इसमें तीसरा हो जाएगा। उसके अलावा चौथा जो होगा वो हल्के मानसिक रूप से मंद बुद्धि, इसमें चौथा हो जाएगा। और उसके अलावा अंतिम में जो होगा वो एन हो जाएगा, धीमी गति से सीखने वाले बालक, इसमें पांचवा हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ना जो बौद्धिक अक्षमता के आधार पर ना जो बुद्धि लब्धि IQ है उसका क्या है, उसका जो न्यूनतम से अधिकतम जो क्रम होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और व्यापम के द्वारा ऑप्शन नंबर ए को ही करेक्ट आंसर लिया गया है। ठीक है, तो इसीलिए हम भी ऑप्शन नंबर ए को लेते हुए चलेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 को ध्यान से पढ़िए। अधिगम का अनुक्षेत्र नहीं है। ऑप्शन ए संज्ञानात्मक, ऑप्शन बी मनोगत्यात्मक, ऑप्शन सी भावात्मक या ऑप्शन डी क्रियात्मक। तो प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी मनोगत्यात्मक, इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? अधिगम का अनुक्षेत्र नहीं है। अधिगम का मतलब होता है लर्निंग होता है, सीखना होता है। तो सीखने का जो अनुक्षेत्र है वो नहीं होता है बोला है, तो वो मनोगत्यात्मक जो होगा ना वो सीखने का अनुक्षेत्र के अंतर्गत नहीं आएगा। उसके अलावा संज्ञानात्मक आता है, भावात्मक आता है और क्रियात्मक आता है। तीनों के तीनों मानव के ना सीखने का एक क्षेत्र होता है, लेकिन मनोगत्यात्मक नहीं होता है, तो ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से फटाफट अंदाज में। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 को ध्यान से पढ़िए। रचनात्मक मूल्यांकन की विशेषता है। जे करके दिया है अधिगम प्रगति की निगरानी करना, के करके दिया है छात्रों की वर्तमान ताकत का निर्धारण करना, एल करके दिया है प्रक्रिया के दौरान निरंतर पृष्ठपोषण और एम करके दिया है इकाई के अंत में छात्र प्रगति का मूल्यांकन करना। सही विकल्प चुने बोला है। ऑप्शन ए केवल जे और एम, ऑप्शन बी जे के और एम, ऑप्शन सी केवल जे और के या ऑप्शन डी केवल जे और एल। तो प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी केवल जे और एल, इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? रचनात्मक मूल्यांकन है, तो रचनात्मक मूल्यांकन जो होगा ना वो पहला जे हो जाएगा, अधिगम प्रगति की निगरानी करना। अगर आप बच्चों का मूल्यांकन लेना चाहते हो तो मूल्यांकन का जो मतलब है वो क्या होगा? ठीक है, बच्चों की अधिगम की जो निगरानी है वो करोगे कि कौन से बालक ने क्या सीखा है और क्या नहीं सीखा, ये आप लोग जानोगे, निगरानी करोगे ना। जी हाँ, तो ये जे हो जाएगा। उसके अलावा एल हो जाएगा, प्रक्रिया के दौरान निरंतर पृष्ठ
पोषण का मतलब होता है फीडबैक होता है। आप बच्चों का मूल्यांकन लोगे और मूल्यांकन के दौरान ना बच्चों को क्या करोगे, आप हमेशा उसको पृष्ठ पोषण करोगे, फीडबैक दोगे, हमेशा उसको सलाह देते रहोगे। तो जे और एल इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। अब चलिए प्रश्न क्रमांक 16 को ध्यान से पढ़िए। संस्थान आधारित मूल्यांकन की प्रक्रिया में सम्मिलित सही चरणों को प्रतिनिधित्व करने वाले अनुक्रम को व्यवस्थित कीजिए। के करके दिया है बेहतर संस्थागत सुधार हेतु परिणामों की रिपोर्ट। एल करके दिया है उद्देश्य क्षेत्र एवं विधि सहित मूल्यांकन योजना का विकास। एम करके दिया है आंकड़ों का संग्रहण। और उसके अलावा एन करके दिया है आंकड़ों का विश्लेषण। और ओ करके दिया है मूल्यांकन गतिविधि का क्रियान्वयन। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो चलिए सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 16 को पढ़िए। संस्थान आधारित मूल्यांकन की प्रक्रिया सम्मिलित सही चरण का प्रतिनिधित्व करने वाले अनुक्रम को व्यवस्थित कीजिए। संस्थान आधारित मतलब एक जो क्लास होगा ना या जो एक स्कूल होगा उसमें अगर आप बच्चों का मूल्यांकन लेना चाहते हो तो मूल्यांकन के दौरान आप पहला क्या करोगे, दूसरा क्या करोगे, यह आप लोगों को सीक्वेंस में जमाना था। तो सबसे पहले जो आएगा ना वो हो जाएगा एल। आपको बताया था ना सबसे पहले कोई भी कार्य का क्या होता है, उद्देश्य होता है। तो उद्देश्य क्षेत्र एवं विधि सहित मूल्यांकन योजना का विकास करना इसमें पहला हो जाएगा। उसके अलावा दूसरा जो होगा वो हो जाएगा मूल्यांकन गतिविधियों का क्रियान्वयन करना। पहले आप उद्देश्य का निर्धारण करोगे कि मैं जो मूल्यांकन ले रहा हूँ उसका उद्देश्य क्या है। दूसरा उसे आप लागू करोगे, उसका क्रियान्वयन करोगे तो ये दूसरा हो जाएगा। तीसरा जो होगा वो आंकड़ों का संग्रहण करोगे मूल्यांकन के बाद तो ये तीसरा हो जाएगा। उसके अलावा चौथा जो होगा वो आंकड़ों का विश्लेषण कर लोगे संग्रहण के बाद तो ये चौथा हो जाएगा। और अंतिम में जो होगा वो हो जाएगा बेहतर संस्थागत सुधार हेतु परिणाम का रिपोर्ट। तो लास्ट में ही रिपोर्ट आएगा ना जी, तो ये इसमें हो जाएगा। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कोई भी कार्य का सबसे पहला जो होता है ना वो उद्देश्य सबसे पहला होता है ना, तो वो पहला आ जाता है, ध्यान रखना है। चलिए प्रश्न क्रमांक 17 को ध्यान से पढ़िए। मानव शरीर दो प्रजनन कोशिकाओं के संयोजन से बनता है। निम्नलिखित में से कौन सी दो प्रजनन कोशिकाएं मिलकर मानव शरीर का निर्माण करती है। जे करके दिया है वंशानुक्रम कोशिका। के करके दिया है पितृ कोशिका। एल करके दिया है पैतृकता कोशिका। और एम करके दिया है मातृ कोशिका। सही विकल्प चुनें। ऑप्शन ए केवल जे और के, ऑप्शन बी केवल के और एम, ऑप्शन सी केवल जे और एल या ऑप्शन डी केवल एल और एम। तो प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी केवल के और एम इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे, मानव शरीर दो प्रजनन कोशिकाओं के संयोजन से बनता है। निम्नलिखित में से कौन सी दो प्रजनन कोशिकाएं मिलकर मानव शरीर का निर्माण करती है, तो वो कौन सा होगा, तो वो पहला हो जाएगा के हो जाएगा, पितृ कोशिका हो जाएगा। और दूसरा जो होगा वो क्या होगा, तो दूसरा जो है वो एम हो जाएगा, मातृ कोशिका हो जाएगा। आप लोगों ने 10वीं में 9वीं में पढ़ा होगा ना जी विज्ञान में कि एक जो पुरुष होता है उसमें कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है, अर्थात कौन सा जो शुक्राणु है वो पाया जाता है, तो एक्स वाई उसमें पाया जाता है। उसके अलावा महिलाओं में एक्स एक्स जो अंडाणु है वो पाया जाता है ना, आपको पता होगा। तो ये देखो एक्स और वाई मिलने से क्या होता है, एक लड़के का जन्म होता है, और एक्स एक्स मिलता है तो एक लड़की का जन्म होता है, ये आप लोगों को पता होगा। और ये जो दोनों है पुरुष और महिला दोनों का क्या होता है, तो वो पैतृक कोशिका और उसके अलावा मातृक कोशिका, तो इन दोनों के मिलने से मानव शरीर का निर्माण होता है। तो ये आप लोगों को पता होगा इसके बारे में, है ना। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा, तो ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 18 को ध्यान से पढ़िए। गेने के अनुसार सीखने के पदानुक्रम को सही क्रम में व्यवस्थित करें। के करके दिया है उद्दीपन प्रतिक्रिया अधिगम। एल करके दिया है संकेत अधिगम। एम करके दिया है समस्या समाधान। एन करके दिया है नियम अधिगम। और ओ दिया है श्रृंखला अधिगम। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो गेने के अनुसार सीखने के पदानुक्रम का सही क्रम क्या है, सीखने का सही क्रम बोला है तो सीखने का जो क्रम होगा वो पहला हो जाएगा, एल में आ जाएगा, संकेत अधिगम हो जाएगा। पहला जो व्यक्ति वो संकेत के माध्यम से सीखता है। दूसरा होगा वो उद्दीपन प्रतिक्रिया के माध्यम से सीखेगा, कोई सिखाएगा तो सीखेगा। तीसरा जो होगा वो क्या होगा, वो श्रृंखला अधिगम हो जाएगा, मतलब सीरीज वाइज सीखेगा। उसके अलावा चौथा जो होगा वो क्या होगा, नियम अधिगम
अधिगम होगा, मतलब नियमानुसार सीखेगा ये चौथा में। उसके अलावा पांचवा समस्या समाधान में सीखेगा, ये अंतिम में आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। व्यापम के द्वारा यही आंसर लिया गया है, तो हमको भी यही लेना है, कोई और नहीं लेना है हम लोगों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 19 को ध्यान से पढ़िए। एक शिक्षक छात्र में समस्या समाधान योग्यता का विकास करना चाहता है, वह निम्न में से किस विधि का प्रयोग करेगा? ऑप्शन ए अधिगम विधि, ऑप्शन बी रचनात्मक विधि, ऑप्शन सी ह्यूरिस्टिक विधि या ऑप्शन डी निगमन विधि। तो प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर सी ह्यूरिस्टिक विधि करेक्ट हो जाएगा। कैसे? एक शिक्षक छात्रों में समस्या समाधान योग्यता का विकास करना चाहता है, वह निम्न में से कौन सी विधि का प्रयोग करेगा? तो वो जो विधि का प्रयोग करेगा वो ह्यूरिस्टिक विधि करेक्ट हो जाएगा। अब ह्यूरिस्टिक विधि क्या होता है ये जान लो। तो ह्यूरिस्टिक विधि में क्या किया जाता है, एक जो शिक्षक होता है वो छात्रों को कोई समस्या दे दिया जाता है, और वो जो छात्र होंगे ना, वो क्या करेगा, उस समस्या का ना स्वयं ना समाधान ढूंढेगा, और क्या करेगा, स्वयं खोजबीन के माध्यम से ना जब उसका समाधान ढूंढेगा, और वो जो ना अपना क्रिएटिविटी के माध्यम से जब उस समस्या का समाधान ढूंढ लेता है बिना किसी के मदद के, वो खुद जब उसका हल ढूंढ लेगा, तो इस प्रकार की जो मेथड होगा, जो विधि होता है ना, उसे ह्यूरिस्टिक विधि कहते हैं। और इसमें क्या करते हैं, बालक जो होता है वो खोजबीन के माध्यम से किसी भी समस्या का समाधान ढूंढता है। तो इस प्रकार की जो समस्या होता है ना और उसका समाधान ढूंढना ना, तो ये ह्यूरिस्टिक विधि कहलाता है, तो ध्यान रखना है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर ए आगमन विधि क्या होता है ये जान लो। आगमन विधि में क्या होता है, एक जो शिक्षक होता है वो बालकों को कोई भी पाठ पढ़ाने से पहले ना उस चैप्टर से रिलेटेड ना बच्चों को क्या करेगा, कोई ना जो उदाहरण है वो देगा, और उसका उदाहरण देने के बाद फिर ना उसका नियम कायदा कानून जब बताएगा ना, तो वो आगमन विधि होता है। सरल शब्दों में अगर आप लोगों को समझाओ ना, तो कोई भी ना जो विधि है, जो पाठ है, उसको पढ़ाने से पहले उससे रिलेटेड जो भी ना उदाहरण है पहले उसको दिया जाता है, और उसके बाद फिर उस पाठ से रिलेटेड ना जो भी नियम कायदा कानून है वो जब बताया जाता है, तो उसे आगमन विधि कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से निगमन विधि भी होता है। निगमन विधि जो होता है वो आगमन विधि के अपोजिट होता है। इसमें क्या किया जाता है, कोई भी जो टॉपिक है ना उसको पढ़ाने से पहले बच्चों को ना उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी नियम कायदा कानून रूल रेगुलेशन है ना, जो भी सिद्धांत है वो पहले बताते हैं। उसके बाद जब उसको उदाहरण दिया जाता है ना उस टॉपिक से रिलेटेड बच्चों को, तब ये निगमन विधि कहलाता है। तो दोनों को याद रखना है, आगमन विधि और निगमन विधि दोनों का अपोजिट होता है। ठीक है, उसके अलावा ऑप्शन नंबर बी रचनात्मक विधि। रचनात्मक विधि मतलब कंस्ट्रक्टिव जो मेथड होता है ना, वो जो होता है ना, वो क्या होता है, वो अलग अलग क्रिएटिविटी के माध्यम से, अलग अलग मतलब खेल खेल के माध्यम से, कहानी कथन के माध्यम से, प्ले के माध्यम से क्या किया जाता है, बच्चे जब सीखते हैं ना तो उसे रचनात्मक विधि कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कंस्ट्रक्टिव मेथड्स को। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखना है आप लोगों को। चलिए प्रश्न क्रमांक 20वां को अब ध्यान से पढ़िए। निर्देश करके दिया है, फिर से आप लोगों को कथन एस और कारण आर आप लोगों को दिया है। पहला कथन एस को ध्यान से पढ़िए। जन्म से मृत्यु पर्यंत तक बालक का विकास चलता रहता है। मानव के विकास में जैविक एवं सामाजिक कारकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। उसके अलावा कारण आर को ध्यान से पढ़िए। जैविक एवं सामाजिक विकास का उत्तरदायित्व माता पिता पर ही होता है। ऑप्शन ए एस और आर दोनों सत्य है और आर एस की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी एस और आर दोनों सत्य है लेकिन आर एस की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी एस सत्य है लेकिन आर असत्य है, या ऑप्शन डी एस असत्य है लेकिन आर सत्य है। तो प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर सी एस सत्य है लेकिन आर असत्य है करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहले कथन एस को ध्यान से पढ़िए। जन्म से मृत्यु तक बालक का विकास चलते रहता है। मानव के विकास में जैविक एवं सामाजिक कारकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो ये जो कथन है वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो जन्म से मृत्यु पर्यंत तक की मतलब यह है कि जब से एक बालक जो जन्म लेता है उसके बाद मृत्यु पर्यंत तक की जो आदमी होता है, जो बालक होता है ना, वो हमेशा सीखते रहता है। आप लोग मुझे ये बताओ, आप पर डे कुछ ना कुछ हमेशा सीखते रहते हो ना, तो आपका जो विकास है ना, जो सीखना होता है वो कंटिन्यू चलते रहता है। ठीक है, जो विकास है वो कंटिन्यू क्या होता है, चलते रहता है। और एक जैविक और सामाजिक कारक इसमें क्या होता है, प्रमुख महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो ये इसमें कथन है करेक्ट हो जाएगा। आर कैसे गलत होगा ये जान लो। जैविक एवं सामाजिक विकास का उत्तरदायित्व तो माता पिता पर होता है। तो एक बालक का जैविक मतलब एक बालक होता है, उसका उत्तरदायित्व केवल क्या उसके माता पिता और समाज पर ही होता है क्या? नहीं।
नहीं, केवल जो होता है ना वो सारे के ऊपर होता है, वातावरण के ऊपर होता है कि कैसे वो सीखते हैं, कैसे उसका उत्तरदायित्व होता है ना। तो केवल जैविक पे क्या होगा, ये जो है ना वो कथन गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, केवल उसके माता पिता पर नहीं होता है, पूरे समाज को होता है, स्कूल की व्यवस्था पर भी होता है, उसका विकास जो होता है वो स्कूल जाकर की तो उसका विकास होता है ना। जी हाँ, तो ये भी उसमें डिपेंड हो जाता है, उसका वातावरण में भी डिपेंड हो जाता है। तो ध्यान रखना है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखना है। तो चलिए, आप लोगों को केवल इतना ही इसमें पढ़ना था, और शाम को आप लोगों का ना एक और क्लास ला दूंगा, जो भी रीजनिंग का हो या उसके अलावा हिंदी का हो, तो एक और आप लोगों को क्लास ला दूंगा, ठीक है। तो इतना ही आप लोगों को पढ़ना है, और अच्छे से टाइम मैनेज आप लोग कीजिएगा, क्योंकि कल आप लोगों का पेपर है। और आप कल टाइम से पहले पहुंच जाइएगा, 8 बजे कम से कम पहुंच जाइए, आप लोगों का 10 बजे एग्ज़ाम है तो। और आपको पता होगा कि 9:30 बजे गेट बंद हो जाता है। तो ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए, आप सभी लोगों को आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।